नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अध्याय 6 हमारे आसपास की सामग्री क्लास 6 का चैप्टर 6 पढ़ेंगे। और उसमें सर्वप्रथम श्लोक लिखा है, उपादानम भवेत्सया मूसया मृत्तिका लोहमेव च। इसका अर्थ इसमें लिखा है मूसा। इसका अर्थ होता है पदार्थों को गलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पात्र, बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री मिट्टी और लोहा। इसमें आगे यहाँ से स्टार्ट है हमारा चैप्टर। इसमें लिखा है 6.1 हमारे आसपास की वस्तुओं का अवलोकन। ग्रीष्म अवकाश के बाद घुलन और शीत अपनी नई कक्षा में जाने के लिए उत्साही हैं। ग्रीष्म अवकाश के बाद घुलन और शीत अपनी नई कक्षा में जाने के लिए उत्साहित हैं। वे अपनी कक्षा में प्रवेश करते हैं और बातचीत करना आरंभ कर देते हैं। दो बालक हैं, एक का नाम घुलन और शीत है, जो अपने नई कक्षा में जाने के लिए उत्साही होते हैं। जैसे कि आप भी अभी हुए हो, 5वीं क्लास से 6वीं क्लास में आए हो, तो आपको भी एक उत्साहित हुआ है कि हम 6 क्लास में आ गए हैं। तो उसी की भी शीत पूछती है, आज तुम स्कूल में क्या लाए हो? कुछ समय बाद क्या लाए हो? तो उसने कहा बच्चे ने, देखो मेरे पास नई नोटबुक है। तो बालिका बोली, मेरे पास भी नई नोटबुक और पेन है। कुछ समय बाद उनकी विज्ञान की शिक्षिका विद्या जी कक्षा में प्रवेश लेती हैं और विद्यालय से बातचीत करना आरंभ करती हैं। वह उनका ध्यान दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कई वस्तुओं की ओर आकर्षित करती हैं। जो उनके शिक्षक हैं विद्या जी, वो विद्यालय में आती हैं और बातचीत करना आरंभ करती हैं। तो वो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कई वस्तुओं के बारे में आकर्षित करती हैं और वह पूछती हैं, वस्तुएं एक दूसरे से किस प्रकार समान या किस प्रकार भिन्न हैं। वो पूछती हैं कि वस्तुएं हैं वो किस प्रकार समान है, एक जैसी हैं, और ऐसी क्या क्या मतलब वस्तुएं हैं जो अलग अलग प्रकार की हैं, उनके आकार और रंग क्या क्या हैं। जब आप उन्हें स्पर्श करते हैं तो कैसा अनुभव करते हैं? क्या उसमें से कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं से भारी हैं? सभी वस्तुएं किसी न किसी सामग्री से बनी होती हैं, जैसे कागज, लकड़ी, कपड़ा, कांच, धातु, प्लास्टिक, मिट्टी इत्यादि। किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या पदार्थ का मिश्रण सामग्री कहलाता है। दोस्तों, ये हमारा प्रश्न बनता है, सामग्री क्या है? तो इसमें लिखा, किसी वस्तु के द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थ या पदार्थ का मिश्रण सामग्री कहलाता है। जिस प्रकार एक लकड़ी की टेबल बनानी है तो उसमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी मेरे को, तो वो हो गया पदार्थ हो गया, और उसके साथ और भी मिश्रण बहुत सारे मिल जाएंगे तो एक सामग्री कहलाएगी, तो उसको सामग्री कहते हैं। इसमें लिखा है क्रियाकलाप 6.1, आइए पहचानिए। अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाइए और उन सामग्रियों के नाम भी तालिका 6.1 में लिखें जिनसे वे बनी हैं। मैं अवलोकन करता हूँ सामग्री जिससे बनी है वो। जैसे कि इसमें लिख दो, कुर्सी का उदाहरण दे सकते हो आप। एक इसमें उदाहरण, सामग्री जिससे वो बनी है, लकड़ी की बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है कुर्सी, लोहे की भी बनी होती है। उसी प्रकार दूसरे उसमें वो लिख सकते हैं, चारपाई भी लकड़ी की बनी होती है और लोहा की बनी होती है। कांच का गिलास, वो कांच से बना होता है, या ओनली ग्लास के लिख सकते हैं, तो कांच का भी बना होता है, स्टील का भी बना होता है। इस प्रकार बढ़ सकते हैं। प्रतिदिन के अवलोकनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तुएं विभिन्न सामग्रियों से बनी होती हैं। आइए सामग्रियों के विषय में अधिक जानकारी जानें। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन 7000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं, और गंगा के मैदानों और बलूचिस्तान में पाए गए लगभग 4000 संभवतः पूर्व सिंधु सरस्वती मैदान के कई क्षेत्रों में चाक घुमाकर बनाए गए मिट्टी के बर्तनों का निर्माण रंगाई विविध रंगों के सुरक्षात्मक या सजावटी लेप, जिन्हें स्लिप कहा जाता है, का अनुप्रयोग सजावटी पेंटिंग इत्यादि तकनीकी विकसित हुए हैं। ये तकनीकी हड़प्पा सभ्यता 2600 से लेकर 1900 संभवतः पूर्व
के दौरान और भी परिष्कृत हो गई, जिनमें चमकदार लाल सतह पर काले रंग के डिजाइन से ज्यामिति पैटर्न और जलीय और स्थलीय जानवरों को चित्रित किया गया। हंडिया, थाली, कटोरे और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मिट्टी का सावधानीपूर्वक चुनाव कर उसे साफ किया जाता है। फिर चालनी से छानकर गूंथा जाता है और एक घूमते पहिए का आकार दिया जाता था और अंततः भट्टियों में पकाया जाता था। इस पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। इन बर्तनों का उपयोग भोजन पकाने से लेकर अनाज, तेल, घी इत्यादि के भंडार तक विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता था। कुछ बहुत बड़े भंडारण पात्र और मिट्टी के अन्य पात्रों को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों, इसको एक बार पढ़ लें और इसमें जो जानकारी दी गई है उसको भी एक बार आप और सही से द्वारा समझ सकते हैं। इसमें लिखा है 6.2 वस्तुओं को समूह में कैसे बांटें। क्रियाकलाप दिया गया 6.2 आइए समूह बनाएं। चित्र 6.1 में दिखाई गई वस्तुओं को किसी भी समान गुण जैसे आकार, रंग, कठोरता, कोमलता, चमक, गुणहीनता और उनके निर्माण की सामग्री के आधार समूह में बांटें। इसमें सामग्री है जैसे कि अपन स्टील को अलग कर सकते हैं, तो इसमें गिलास हो गया, हमारा गिलास हो गया, चम्मच हो गई, ताला, चाबी, ये पंच करने वाली मशीन, और इसमें अलग अलग प्रकार के कांच अलग प्रकार का हो गया। इसके लिए कांच के उसमें आ जाएगी प्लास्टिक में, एक कागज़ में किताब आ जाएगी। तो इसी प्रकार अलग अलग प्रकार भिन्न वस्तुएं हैं। इसमें लिखा है आपने क्रियाकलाप 6.2 में वस्तुओं को समूह में बांटने के लिए किस गुण का उपयोग किया? क्या आपके मित्रों ने समान गुणों के आधार पर वस्तुओं के समूह बनाए? जरूरी नहीं है कि जो आपने गुण के आधार पर वस्तुओं का अलग समूह बांटा है तो वो भी उसी प्रकार समूह में बांटे। आपने इस गतिविधि से क्या सीखा? आपने देखा होगा कि एक वस्तु विभिन्न सामग्री से बनाई जा सकती है और कुछ सामग्रियों का उपयोग विभिन्न वस्तुओं को बनाने के लिए किया जा सकता है। वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करने की विधि वर्गीकरण कहलाती है। दोस्तों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करने की विधि को वर्गीकरण कहलाती है। वस्तुओं को उनके एक समान गुणों के आधार पर समूह में विभाजित किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम कुछ गुणों के आधार पर सामग्रियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। क्रियाकलाप 6.3 आइए विचार करें कि एक गिलास बनाने के लिए हम किन किन सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। चित्र 6.2 में दिए गए रिक्त स्थानों में सामग्री के नाम लिखे हैं। गिलास हम किस बना सकते हैं? तो गिलास हम कांच का उपयोग कर सकते हैं, स्टील का उपयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं, और लोहे का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर क्या खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए कागज जैसी सामग्री उपयोग करना अच्छा विचार है? नहीं दोस्तों, क्योंकि हम जब खाना पकाएंगे तो कागज आग पकड़ लेगा, जल जाएगा। इसमें बाल का कटी कपड़े से बने गिलास का उपयोग जल रखने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि जब आप जल गिलास में जो कपड़े का गिलास है उसमें डाल लेंगे तो पानी बाहर निकल आएगा कपड़े से, तो इसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। इसमें लिखा गिलास बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों में जल धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। ये कैसे निर्धारित किया जाए कि किसी वस्तु को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? हम किसी वस्तु को बनाने के लिए सामग्री का चयन उसके गुणों और उसके प्रयोजनों के आधार पर करते हैं जिसके लिए उस वस्तु का उपयोग किया जाना है। हम किसी वस्तु के विभिन्न भागों को बनाने के लिए विभिन्न सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक पेन विभिन्न सामग्री से बना सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, धातु और स्याही।
इसमें लिखा है विभिन्न खेलों की गेंदों बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग क्यों किया जाता है? क्या क्रिकेट की गेंद का उपयोग टेनिस खेलने के लिए किया जा सकता है? नहीं दोस्तों, क्योंकि टेनिस की जो गेंद होती है वो थोड़ी अलग होती है और क्रिकेट की गेंद का उपयोग अलग होती है। इसमें लिखा है क्रियाकलाप 6.4, आइए खोज करें। चित्र 6.3 में किया करके लेकिन भिन्न भिन्न सामग्री से बनी विभिन्न गेंदों को दर्शाया गया है। एक एक करके गेंदें लें और किसी नियत ऊंचाई से गिराएं। जिस ऊंचाई तक गेंद उछलती है उसे तालिका 6.2 में अंकित करें। एक गेंद को पहचाने जो सबसे अधिक ऊंचाई तक उछलती है। टेनिस की गेंद, क्रिकेट की टेन और अस्त्र व्यायाम की गेंद। तो आप इसमें पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है खेल की गेंदों के अन्य गुणों पर कक्षा में चर्चा करें, जैसे आकार, उनका आकार, रंग, गठन और वे कितनी ऊंचाई तक उछलती हैं। ये समझने का प्रयास करें कि किसी विशिष्ट खेल के लिए उपयुक्त प्रत्येक गेंद कुछ निश्चित सामग्री से क्यों बनी होती है। चित्र 6.4 का अवलोकन करें और वस्तुओं को यथासंभव विभिन्न विधियों से समूह में विभाजित करें। आपने इन वस्तुओं को उनके आकार, रंग या जिस सामग्री से वे बनी हैं उनके आधार पर समूह विभाजित किया होगा। जैसे कि इसमें एक ही कलर की अपन इसको अलग अलग कर सकते हैं और इसमें आकार के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। इसमें बॉक्स वाला आकार रहेगा, इसमें बॉक्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और कलर के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो इसी में इस प्रकार अपन समूह वर्गीकरण कर सकते हैं। हमने सीखा कि वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए घर की रसोई में हम सामान्यतः एक जैसे बर्तनों को एक साथ रखते हैं। उसी प्रकार एक पंसारी सामान्यतः सभी प्रकार के मसालों एक कोने में रखता है, दालें और अनाज दूसरे कोने में रखता है इत्यादि। आप किसी भी दवा की दुकान पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि दवाओं को रखने की व्यवस्था कैसे की गई है। सामग्रियों के विभिन्न गुण क्या हैं? आइए हम सामग्रियों के कुछ और गुण जानें। सामग्रियों को स्वरूप अवलोकन करें और पहचानें। विभिन्न सामग्रियों से निर्मित वस्तुएं प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखती हैं। बिना पॉलिश की हुई ताज़ी कटी हुई लकड़ी का स्वरूप लोहे से बिल्कुल भिन्न होता है। वहीं लोहा तांबे या एल्युमिनियम से भिन्न दिखता है। तथापि लोहा, तांबा और एल्युमिनियम में कुछ सामान्यता हो सकती हैं जो उन्हें लकड़ी से अलग बनाती हैं। आइए वस्तुओं को अलग अलग छांटने का प्रयास करते हैं। कागज, गत्ता, लकड़ी, चौक, तांबे की तार, एल्युमिनियम की पन्नी और पीतल, कांच से, स्टील इत्यादि से बनी किन्हीं वस्तुओं के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित करें। अपने द्वारा एकत्रित किए गई वस्तुओं को देखें। क्या इनमें से कोई भी वस्तु प्रकाश पड़ने पर चमकती है? उनके गठन, खुरदरी, चिकनी, रंग और आधार देने योग्य अन्य विशेषताओं का अवलोकन करें। उन्हें उनके स्वरूप के आधार पर समूह में विभाजित करें और अपनी नोटबुक में लिखें। दोस्तों इसमें चमकने वाली चीज़ के अकॉर्डिंग अपन अलग करें तो इसमें क्या क्या चमकता है? तो एल्युमिनियम की पन्नी है वो चमकती है, तांबे का तार वो भी चमकता है और स्टील भी चमकती है। ये सामग्रियों की सतह प्राय चमकदार होती हैं, उनका प्रायद्वीप धात्विक चमकदार होता है। चमक वाली वस्तुएं सामग्री सामान्यतः धातु होती हैं। अधातुओं के उदाहरण में
लोहा, तांबा, जस्ता, एल्यूमीनियम, सोना इत्यादि सम्मिलित है। तथापि कुछ धातुएं हवा और नमी के प्रभाव के कारण अपनी चमक खो देती हैं, ये फीकी और द्युतिहीन दिखाई देने लगती हैं। परिणाम स्वरूप हम प्रायः केवल उनकी ताजी कटी हुई सतहों पर ही चमक देखते हैं। द्युतिहीन सामग्रियां वे होती हैं जिनकी समय चमकदार नहीं होती है, जिनकी सतह चमकदार नहीं होती है। द्युतिहीन सामग्रियों के कुछ उदाहरण कागज, लकड़ी, रबड़, जूट इत्यादि हैं। जो चमकदार होती हैं वो धातुएं होती हैं, जो अचमकदार होती हैं, चमकती नहीं है, उन्हें अधातुएं कहते हैं। एक पुरानी कहावत है, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती है। सभी चमकदार सामग्रियां धातु नहीं होती हैं। इसमें लिखा क्या सभी चमकदार वस्तुएं धातु होती हैं? तो इसमें लिखा है कि सभी चमकदार सामग्री धातु नहीं होती हैं, तो इसका आंसर नहीं होगा। कुछ सामग्रियों की सतह को पॉलिश करके चमकदार बनाया जाता है, जबकि कुछ अन्य को प्लास्टिक, मोम या किसी अन्य पदार्थ की पतली परतों से लेपित किया जाता है, जिससे वे चमकदार दिखती हैं। ये सामग्री धातुओं से नहीं बनी होती हैं। कौन सी सामग्री कठोर होती हैं? जब आप विभिन्न वस्तुओं को अपने हाथों से संपीड़ित करते हैं, दबाते हैं, तो पत्थर जैसी सामग्रियों को दबाना कठिन हो सकता है, जबकि कुछ अन्य सामग्री जैसे रबड़ आसानी से दबाया जा सकता है। एक धातु की चाबी लें और उससे लकड़ी के टुकड़े, एल्यूमीनियम, पत्थर की मोमबत्ती, चौक और किसी भी अन्य सामग्री से बनी वस्तुओं की सतह को खरोंचने का प्रयास करें। क्या कोई सामग्री दूसरे की तुलना से अधिक आसानी से खरोंची जा सकती है? जिन सामग्रियों को आसानी से दबाया या खरोंचा जा सकता है वे नरम होती हैं, जबकि अन्य सामग्री जिन्हें दबाया या खरोंचा कठिन होता है वे कठोर वस्तु होती हैं। तथापि ये गुण सापेक्ष हैं। उदाहरण के लिए रबड़ स्पंज से कठोर होता है, लेकिन लोहे से नरम होता है। जी बिल्कुल। इसमें लिखा है 6.5 क्रियाकलाप में ईंट है वो कठोर है क्योंकि पकी हुई मिट्टी से बनी होती है। ऐसे ही जल की बोतल वो भी कठोर होती है क्योंकि वो लोहे की बनी हुई होती है या प्लास्टिक की भी बनी होती है। तकिया में रुई होती है जो मुलायम होता है क्योंकि वो रुई से बना होता है। तकिया गिलास कठोर होता है क्योंकि स्टील से बना होता है। मेज़ भी कठोर होती है क्योंकि लकड़ी से बना होता है। स्वेटर मुलायम होता है क्योंकि रुई से बना होता है। इसी प्रकार आप और अन्य भी सामग्री लिख सकते हैं। तालिका 6.3 में उल्लेखित वस्तुओं को एक-एक कर लें। अनुभव करें कि वे वस्तुएं कठोर हैं या नरम। पता लगाइए कि वे सामग्री से बनी है। अपना अवलोकन तालिका 6.3 में लिखें। अपने अवलोकनों की तुलना अपने मित्रों के अवलोकनों से करें और चर्चा करें। आपने सीखा कि सामग्रियों में अलग अलग गुण हो सकते हैं, जैसे चमक, कठोर, कोमलता, आकार और रंग। क्या आप सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं? आइए आगे जाने। इसमें लिखा है 6.3.3 उन सामग्री को पता लगाइए जिनके आकार पर हम देख सकते हैं और वे सामग्री जिनके आकार पर हम नहीं देख सकते हैं। तो हमारे चित्र है, इसमें लिखा है का। तो जो का है उसमें हम ये अपारदर्शी है क्योंकि हम दीवार के दूसरी तरफ नहीं देख सकते हैं, ना ही पेड़ के पीछे देख सकते हैं। खा भी अपारदर्शी होगा। जबकि जो गा है वो पारवासी है, उसमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है लेकिन बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा है। वो गा में बिल्कुल आमने सामने दिख रहा है तो उसको पारदर्शी बोलेंगे। इसमें लिखा भी होगा आगे, घुलन, शीत और सारा अपने दोस्तों के साथ लुका छुपी खेल रहे हैं। घुलन एक दीवार के पीछे छुप जाता है, शीत बगीचे में एक पेड़ के पीछे छुप जाती है, जबकि सारा फ्रॉस्टेड कांच के दरवाजे जिसकी सतह धुंधली होती है के पीछे छुप जाती है। शीत का छोटा भाई घर की कांच की खिड़की से ये सब होते हुए देख सकता है। जिन सामग्रियों के पर देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी किया जाता है। कांच, जल, हवा, सेलोफेन, कागज इत्यादि पारदर्शी सामग्री के उदाहरण हैं।
घुलन, शीत और सारा ने छिपने के लिए उनके स्थान को क्यों चुना? आप सोचेंगे कि ऐसा संभव है कि शीत का भाई घर की लकड़ी की बंद खिड़की में से शीत और अपने मित्रों को देख सकता है। अधिकांश सामग्रियाँ ऐसी होती हैं जिनके आकार आर पार आप नहीं देख पाते हैं। इन सामग्रियों को पारदर्शी कहते हैं, जैसे कि लकड़ी, गत्ता और धातु में पारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हैं। लकड़ी, लोहा के ये गेट वगैरह होते हैं, उनके पीछे आप नहीं देख सकते हैं। और जिन सामग्रियों के आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उन्हें पारदर्शी कहा जाता है, जैसे बटर पेपर और फ्रस्टेड कांच पारदर्शी सामग्रियों के उदाहरण हैं। इसमें लिखा है चित्र 6.5 को देखें। एक घुलन है, वो का शीत है, वो खा सारा गाय शीत के भाई घा द्वारा उपयोग किए जाने वाली वस्तुओं की प्रकृति, पहचान और नामांकित करें। जैसा कि दोस्तों हमने भी इसके बारे में हमने बात कर ली है। इसमें का और खा ये अपारदर्शी हैं और घा एक पारवासी है और घा एक पारदर्शी है। इसमें लिखा है क्रियाकलाप 6.6 तलका 6.4 में निम्नलिखित वस्तुओं को पारदर्शी, पारवासी या पारदर्शी के रूप में वर्गीकृत करें। इसमें कांच के गिलास है तो ये पारदर्शी है। बटर पेपर है, पारवासी होगा। बटर पेपर अभी देख रहा हूँ दोस्तों इसमें। रबड़ एक अपारदर्शी है। जो फोस्टेस कांच है ये पारवासी है, जबकि बटर पेपर एक पारदर्शी है। लकड़ी का बोर्ड एक अपारदर्शी है, जबकि खिड़की का कांच एक पारवासी भी हो सकता है, पारदर्शी भी और पारदर्शी भी हो सकता है। तो पारदर्शी में उदाहरण के लिए कांच का गिलास, जल हो गया। पारवासी में फ्रोस्टेड कांच हो गया, खिड़की का कांच हो गया। और अपारदर्शी में रबड़ हो गया, लकड़ी का बोर्ड हो गया। जल में क्या घुलनशील है क्या नहीं? शाम को जब घुलन खेलकर घर आया तो उसे पसीना आ रहा था, उसे थकान अनुभव हो रही थी और प्यास लग रही थी। घुलन की माँ ने एक गिलास जल में 1 चम्मच चीनी, 1 चुटकी नमक और थोड़ा नींबू का रस मिलाया और यह शिकंजी पिलाई। घुलन ने देखा कि उसकी माँ जल में चीनी और नमक मिला रही थी। वो थोड़ी देर के बाद नमक और चीनी अदरस हो गए। आइए पता लगाने के लिए एक सामग्री क्रियाकलाप करें कि जब हम विभिन्न सामग्रियों को जल में मिलाते हैं तो वे कैसे व्यवहार करती हैं। क्रियाकलाप 6.7 में लिखा है कुछ मात्रा में चीनी, नमक, चॉक पाउडर, रेत और बुरादा इकट्ठा करें। बुरादा लकड़ी का चूरा होता है। 5 गिलास लें और उनमें लगभग 2/3 जल भरें। पहले गिलास में 1 चम्मच चीनी, दूसरे में नमक, तीसरे में चॉक पाउडर, चौथे में रेत और 5वें में बुरादा। पूर्वानुमान लगाइए कि प्रत्येक स्थिति में घोलने का प्रयास करने पर क्या होगा। प्रत्येक गिलास की सामग्री को अच्छी तरह घोलने के लिए चम्मच का उपयोग करें। कुछ मिनट प्रतीक्षा करें और देखें क्या होता है। अपना अवलोकन किया होगा जो 6.5 में लिखें। चीनी जल में घुल जाएगी, अदृश्य हो जाएगी। नमक भी जल में घुल जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। चॉक पाउडर भी दोस्तों घुल जाएगा, जबकि रेत नहीं घुलेगा, ना ही बुरादा पानी में घुलेगा।
और जो घुल जाएगा वो अदृश्य हो जाएगा और जो नहीं घुलेगा वो दृश्य रहेगा। आपने देखा कि कुछ सामग्री जल में मिलाने पर पूरी तरह अदृश्य हो जाती हैं। हम कह सकते हैं कि ये सामग्री जल में घुल सकती हैं या जल में घुलनशील हैं। कुछ सामग्री जल में नहीं घुलती हैं और बहुत देर तक घुलने पर भी अदृश्य नहीं होती हैं। सामग्री जल में अघुलनशील हैं। जल हमारे शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये बहुत सी सामग्रियों को घोल सकता है। इसमें लगा क्या आप जो कुछ भी जल में डालते हैं वह अदृश्य हो जाता है? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अदृश्य ही रहे। इसमें लिखा जल में घुलनशील, जल में अघुलनशील। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि जल में जो घुलनशील है उसमें नींबू का रस या चीनी, नमक घुल गया है। और जबकि जल में जो अघुलनशील है वो रेत हो सकता है, बालू, मिट्टी वगैरह भी इसमें जल में अघुलनशील रहती है। आप स्वयं ORS बनाएं। ORS कैसे बनता है दोस्तों? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS का फुल फॉर्म है, का उपयोग दस्त या अन्य रोगों के कारण हुई पानी की कमी के उपचार के लिए किया जाता है। ये ORS पैकेट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और बाजार में भी उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक पैकेट को 1 लीटर जल में घोलकर उपयोग किया जाता है। यदि यह उपलब्ध नहीं है तो उबालकर ठंडे किए गए 1 लीटर जल में 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक मिलाकर घर पर ही ORS तैयार किया जा सकता है। क्या तेल, सिरका, शहद जैसे द्रव जल में घुल पाते हैं? आइए पता लगाएं। जल में विद्यमान गैसों के विषय। इसमें बालक पूछ रहा क्या तेल, सिरका, शहद पानी में घुल सकते हैं? तो इसका अपन पता लगाते हैं आगे। कुछ द्रव जल से पूरी तरह मिल जाते हैं, कुछ द्रव जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं और कुछ समय के लिए रख देने पर एक अलग परत बना लेते हैं। इसी प्रकार कुछ गैसें जल में घुलनशील होती हैं जबकि अन्य नहीं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन गैस जल में घुल जाती है। ये जल में रहने वाले जंतुओं और पौधों के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा 6.3.5 कितना भारी या हल्का? क्रियाकलाप 6.8। 3 कागज के एक जैसे कप या कटोरे लें। प्रत्येक कप को उपलब्ध सामग्री में आधा भरें। एक कप में जल भरें और इसे खाद के रूप में चिह्नित करें। दूसरा रेत से भरें, इसे खाद के रूप में चिह्नित करें। तीसरा कंकड़ से भरें और इसे घाह के रूप में चिह्नित करें। पूर्वानुमान लगाएं कि कौन सा भारी होगा और कौन सा हल्का। प्रत्येक कप को तराजू का उपयोग करके उसका वजन तौलें और उसमें दर्शाई गई संख्या को अपनी नोटबुक में लिखें। आंकड़ों की तुलना करें और निष्कर्ष निकालें कौन सा भारी या कौन सा हल्का। क्रियाकलाप 6.8 के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई सामग्री भारी या हल्की है। इसका पता द्रव्यमान नामक गुण को माप कर किया जा सकता है जब उनके आयतन समान हो। जो सामग्री भारी होती है उनका द्रव्यमान अधिक होता है, जो हल्की होती है उनका द्रव्यमान कम होता है। तो इसमें एक में लिखा जल भरें, इसे का के रूप में चिन्हित करें और दूसरे में रेत भरें और तीसरे में कंकड़ भरें। दोस्तों कंकड़ में ज़्यादा वजन होगा और रेत में भी होगा, लेकिन जो पानी से भरा हुआ इसमें इतना ज़्यादा वजन नहीं होगा। दोस्तों सामान्य भाषा में द्रव्यमान के लिए भार का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये भार से निर्धारित होता है। आप उच्च कक्षाओं में द्रव्यमान और भार तथा उनके संबंधित विषय के बारे में और अधिक सीखेंगे। जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी आपका जिज्ञासा भी और बढ़ता जाएगा। इसमें लिखा है 6.3.6 स्थान और आयतन। अगले दिन शिक्षिका विद्या जी कक्षा में प्रवेश करती हैं। सभी विद्यार्थी खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। वह अभिवादन स्वीकार करती है और एक विशेष प्रयोजन से कहती है कृपया अपना बस्ता अपनी सीटों पर रखें और बैठ जाएं। सीटों पर बस्ता रखे होने के कारण विद्यार्थी बैठ नहीं पाते। शिक्षिका विद्या पूछती हैं आप बैठ क्यों नहीं रहे हैं? विद्यार्थी जवाब देते हैं कि बैठने के लिए स्थान नहीं है क्योंकि बस्ते ने स्थान घेर लिया है। बातचीत जारी रखते हुए वह 2 विद्यार्थियों को कांच के समान 2 गिलास दे देती हैं और उनकी बोतलों में बचा हुआ जल क्रमशः गिलास में डालने के लिए कहती हैं। कांच के गिलास में जल डालने पर विद्यार्थी देखते हैं कि एक गिलास जल से आधा भर जाता है।
जबकि दूसरे का लगभग पूरा जल से भर जाता है। इसमें लिखा आधा भरा हुआ जल, एक में खामा पूरा भरा हुआ जल। दोनों गिलास में जल का स्तर अलग अलग क्यों है? मैडम विद्या ने विस्तार पूर्वक समझाया कि दोनों गिलास की क्षमता समान है, प्रत्येक स्थिति में जल का स्तर अलग अलग है, जो इंगित करता है कि प्रत्येक गिलास में जल की मात्रा अलग अलग है। पहले गिलास में जल कम स्थान गिरता है, जो दर्शाता है कि इस गिलास में जल की मात्रा दूसरे गिलास से भरे जल की तुलना में कम है। जल द्वारा घेरा गया स्थान जल के आयतन को दर्शाता है। इसमें लिखा है मैं जग का पानी पूरा खाली बोतल में क्यों नहीं भर पाई? अब मुझे इसका कारण समझ में आ गया, क्योंकि जग का आयतन बड़ा है, उसमें पूरा जल भरा हुआ है, जबकि बोतल का आयतन छोटा है। आपने दुकानों में अलग अलग आकार की बोतलों के जल की बोतलें बिकती हुई देखी होंगी। क्या आपने देखा कि बोतलों पर मात्रा के रूप में 1 लीटर, 500 ml, 200 ml, 250 ml इत्यादि लिखा रहता है? यह बोतलों के जल के आयतन को दर्शाता है। पीने के जल और दूध की बोतलों पर 500 ml का लेबल लगा होता है, जो आयतन दर्शाता है। अब आप वस्तुओं के कई गुणों के बारे में जानते हैं, तथापि सभी वस्तुओं में सभी गुण विद्यमान नहीं होते हैं। द्रव्य क्या होता है? द्रव्यमान और आयतन दो गुण हैं जो सभी सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। क्या हम उन वस्तु या सामग्री को एक समान नाम दे सकते हैं जिसमें ये दो विद्यमान गुण हो? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है वो द्रव्यमान रखती है, उसे द्रव्य कहा जाता है। द्रव्यमान द्रव्य की मात्रा को बताती है और इसे ग्राम, जी और किलोग्राम, केजी की इकाइयों में मापा जाता है। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन है। आयतन को लीटर, एल और मिलीलीटर, एमएल की इकाइयों में मापा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति एसआई में किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई है। किलोग्राम को संक्षिप्त रूप से केजी लिखा जाता है। वाक्य के अंत में छोड़कर के और जी के चिन्ह के बाद के और जी के बीच कोई जगह नहीं है और उसके बाद कोई बिंदु नहीं लगाया जाता है। द्रव्यमान लिखते समय हमेशा संख्यात्मक मान और इकाई के बीच में अंतराल छोड़े। उदाहरण के लिए यदि द्रव्यमान 7 किलोग्राम है तो इसे 7 केजी के रूप में लिखा जाएगा, ना कि 7 kgs के रूप में लिखेंगे। इस प्रकार लीटर को बड़े एल के रूप में और मिलीलीटर को ml के रूप में संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है। ml के बीच कोई अंतराल नहीं होगा। उदाहरण के लिए यदि आपके पास 500 मिलीलीटर जल है तो आप इसको 500 ml लिख जाएगा। m छोटे अक्षर लोअर केस में होगा और l बड़े अक्षर अपर केस में होगा। ऐसे प्रणाली में घन मीटर को संक्षिप्त में MQ कहा जाता है या 3। घन मीटर को दर्शाने के लिए संक्षिप्त नाम मूर्धन्य 3 के साथ लिखा जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई आपके पास 2 घन मीटर आयतन है तो 2 MQ लिखा जाएगा और इकाई के बीच हमेशा एक स्थान छोड़ें। इसमें लिखा है द्रव्य के शुद्ध रूप को पदार्थ कहते हैं, जैसे जल, शर्करा, नमक, लोहा, ऑक्सीजन। क्या हमारे आसपास की सभी सामग्रियों द्रव्य के विभिन्न उदाहरण मानी जा सकती हैं? इस संबंध में अपने मित्रों के साथ चर्चा करें। उदाहरण के लिए जल द्रव्य है, रेत और कंकड़ द्रव्य है और इसी प्रकार कप भी द्रव्य है। सामग्री द्रव्य के वे प्रकार हैं जिनका उपयोग वस्तुओं के निर्माण या उन्हें तैयार करने में किया जाता है। हमने सीखा कि सामग्री भिन्न दिखती हैं और भिन्न व्यवहार करती हैं। हमने सामग्रियों के समूह उनके गुणों और की समानता या अंतर के आधार पर बनाए। हमने समझा कि समूह बनाने के लिए उपयोगी है क्योंकि यह हमें सामग्रियों के गुणों के स्वरूप का अध्ययन और अवलोकन करने में सहायता करता है। मनुष्य न केवल सामग्रियों का बल्कि चट्टानों, पौधों और जानवरों का भी वर्गीकरण करते हैं।
जीवित जगत के वर्गीकरण के बारे में हमने सजीव जगत में विविधता नामक अध्ययन में सीखा कि सजीव जगत की भांति ही निर्जीव जगत का वर्गीकरण भी उनके गुणों के आधार पर किया जाता है। विचार कर रहे हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि प्लास्टिक के आविष्कार में ने मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन किया? क्या ये एक वरदान है या अभिशाप है? इसमें लिखा है दोस्त, इसमें प्लास्टिक के बारे में आविष्कार किया, वो एक हमारे लिए वरदान है, अभिशाप है। तो उसके बारे में हम रख सकते हैं ये एक अभिशाप ही होगा, क्योंकि प्लास्टिक इतनी सही नहीं है। इसमें लिखा है हमारे सामग्रियों के विभिन्न गुणों के पता लगाया और उन्हें समझा। हाँ, लेकिन आज हम जो सामग्री देखते हैं उनके अधिकांश तो पहले भी अस्तित्व भी रही होंगी। मुझे एक जानने की उत्साह है कि उस समय लोगों को उनके किस प्रकार वर्गीकृत किया होगा। प्राचीन भारत में भी ऐसी ही वर्गीकरण प्रणाली विद्यमान थी। आयुर्वेद, जो कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में से एक है, उनमें भी भौतिक पदार्थ को समूह में बांटने की प्रणाली है। गुरु, मंद, हिम, स्कंद, श्लेष्ण, सांद्र, मृदु, स्थिर, गुणा, सूक्ष्म, विशदा, विसंति, सा, विपर्या। इसमें लिखा है, इस श्लोक में यथार्थ रूप में 20 गुणों के बारे में बताया गया है, जिनका उपयोग आयुर्वेद में सभी भौतिक पदार्थों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इन गुणों का उपयोग सभी जीवित प्रणालियों, पौधे, मनुष्य, जंतु, पर्यावरण और भोजन को वर्णन करने के लिए भी किया जा सकता है। गुरु मतलब भारी, मंद धीमा, हिम ठंडा शीतल, स्कंद चिकना, सांद्र ठोस, श्लेष्ण मुलायम, मृदु मुलायम, स्थिर स्थिर, सूक्ष्म छोटा, विशद गिर। दोस्तों, हमारा चैप्टर यहीं तक था। इसके प्रश्न के लिए अलग वीडियो डालेंगे। पहले इनके चैप्टर को एक बार पूरा पढ़ने के बाद फिर पूरे एक से जो स्टार्ट हुआ है क्लास, वो चैप्टर 2 से सभी के आंसर इसमें लिख देंगे। उनका वीडियो अलग बना के डाल देंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, लंबा भी हो जाता है। तब तक के लिए आपको जो प्रश्न आ रहे हों उनके बारे में आप कमेंट में लिखें, और आप इनको भी पोस्ट करके एक बार वीडियो पढ़ सकते हैं। इनको इसमें जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।